हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 जो हमने कल छोड़ा था। ठीक है, कल हम पढ़े थे गैस की द्रव्यमापीयता, उसको प्रभावित करने वाला ठीक 2 कारक हम पढ़ चुके थे। ताप का प्रभाव हम पढ़ चुके थे। आज हम बच्चों दाब का प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, और हेनरी के नियम को डिटेल में इस लेक्चर में हम समझेंगे। हेनरी का नियम कुछ नहीं है बच्चों, बच्चे घबराते हैं कि हेनरी के नियम याद करने में टफ है। मैं उसको आपको आसान सी भाषा में बताऊंगा ताकि आप उसको एग्जाम में कर पाएँ। ठीक है, और समझ पाएँ। बच्चों, हमारा जो कल टॉपिक छोड़ा था, हम पढ़ रहे आज दाब का प्रभाव। ठीक है, हमने बोला था टेम्परेचर कम रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। अब दाब का प्रभाव। अब आपको सोचो बच्चों, आप पास कोई जो कंटेनर था, ये मैं कल वाला कंटेनर दिखा देता हूँ। ये कंटेनर था, इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं और द्रव है। आप इसको घोलना चाह रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 को भरते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें प्रेशर लगाओगे। तो प्रेशर लगाओगे तो ये कहाँ चले जाएंगे? अरे मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे पास पास आते चले जाएंगे, पास पास आते आप नीचे लाओगे तो कहाँ चले जाएंगे? द्रव के अंदर। तो बच्चों, यहाँ से तो एक बात क्लियर होती है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव्यमापीयता बढ़ती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है किसके? सॉल्युबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं विलीयता। विलीयता, विलीयता। ठीक है, विलीयता। ठीक है, तो इसी को बच्चों हेनरी ने समझाया था। ठीक है, कि गैस की द्रव में विलीयता का दाब का क्या प्रभाव होता है। इसको हेनरी ने एक नियम दिया है, इसको हेनरी ने एक सूत्र भी दिया। ठीक है, हेनरी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या करनी, गैस। तो हमने क्या किया, गैस पे हमने प्रेशर लगाया। हमने बोला कि जो हम क्या जानते हैं कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, समानुपाती होती है विलीयता की। तो हेनरी का नियम यही बोलता है कि जो पी होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विलीयता की। किसकी विलीयता है बच्चों? जो आपकी विलेय है, क्या है विलेय? आपकी गैस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसकी? गैस की। तो चेक कर रहे हैं आप, गैस को आप पानी में घोल रहे हैं। ठीक है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी किसकी? गैस की। अब आपको सोचो बच्चा, जो विलेय है आपके पास गैस, ठीक है, तो भाई उसकी कुछ सांद्रता कंसंट्रेशन टर्म होगी। ठीक है, अभी किताब में नहीं बढ़ाएगा, मैं आपको इसको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है। अब आपको सोचो, कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारे पास बहुत है। नॉर्मलता, मोलरता, मोललिटी और ठीक मोल फ्रैक्शन, है ना, फॉर्मेलिटी कौन सी। तो खुद सोचो, हेनरी ने कौन सा मोल लिया होगा यहाँ पे, टर्म लिया होगा। बच्चों आपको सोचो, उसने क्या किया होगा, मोल फ्रैक्शन लिया होगा। मोल फ्रैक्शन क्यों लिया, मैं रीजन बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन इसलिए लिया होगा, नंबर 1 तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ठीक, और नंबर 2 क्या है, अनुपात है ना। अरे कैसे निकालते हैं, किसी घटक विशेष का मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। जो नॉर्मल था, मोलर कैसे है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है बच्चों। तो उसने क्या किया, यहाँ पे ये टर्म सबसे अच्छी रही होगी, क्योंकि ना यहाँ टेम्परेचर का प्रभाव, ऊपर से ये कैसे रहती है, फ्रैक्शन में रहती है। ठीक, तो उसने क्या किया, मोल फ्रैक्शन लिया। तो उसने बच्चों क्या बोला कि जो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी था किसकी? गैस की। तो उसने बोला पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई। ठीक है, जाई क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव। जब बच्चों हम प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो उसने भी क्या किया, एक कांस्टेंट लगाया, P इक्वल टू KH जाई। ठीक है, आप एक्स भी बोल सकते हो। अब देखो, ये है हेनरी का फॉर्मूला, हेनरी के लॉ का जो फॉर्मूला, और यही उसकी डेफिनेशन। अब मैं इनको तब बताऊंगा, पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन ये बोलती है कि जो द्रव है, कि द्रव की सतह पर, आगे इसके सरफेस पे जो द्रव है, द्रव की सतह पर किसी भी गैस के द्वारा, कोई भी गैस है, ठीक है, इस गैस के द्वारा जो इस द्रव की सतह पर लगाया गया आंशिक दाब, ठीक है, उस द्रव विलायक, जो द्रव आपने ले रखा है, विलायक में उपस्थित गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखो, ये तो बोल रहा है कि द्रव की सतह पर जो गैस है उसके द्वारा लगाया गया जो आंशिक दाब है, ठीक है, उस द्रव विलायक में, ठीक है, जो गैस आपने भरी है इस द्रव में विलायक में, उस गैस के कितने मोल प्रभाज उपस्थित है। यही बच्चों हेनरी का नियम। अब अगर आप इस परिभाषा को समझ गए तो आप इसको भी समझ गए।
ठीक है। ठीक, और आसान में बोलूँ तो द्रव, जो द्रव है, आप द्रव में क्या करोगे, गैस को, तो किसी द्रव की सतह पर किसी गैस के द्वारा, कोई भी गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब इस बात पर निर्भर करता है कि जो द्रव है उस द्रव में उस गैस के कितने मोल प्रभाज उपस्थित हैं। ये बच्चों हेनरी का नियम है, बहुत आसान है। आई होप मैंने इसको अपनी इसमें लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी रहे इसको करने के लिए। ठीक, तो अब बच्चों अब इनको क्लियरफाई करते हैं। एक्स क्या है बच्चों, एक्स है मोल प्रभाज, किसका, गैस का द्रव में, ऐसा नहीं कितना, गैस जो द्रव है, ठीक है, द्रव में गैस के कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, ये तो ये बोला। पी है बच्चों पार्शियल प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं आंशिक दाब, और के एच क्या है बच्चों, हेनरी नियता। अब आप थोड़ा इस इक्वेशन में देखिए, अगर बच्चों मैं इस इक्वेशन में क्या करूँ, थोड़ा आगे सीख लो, हल्का सा कुछ नहीं है, थोड़ा सा। अगर मैं पी को कांस्टेंट कर दूँ तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी बच्चों, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो जाए बराबर क्या हो जाएगा, 1/kh, 1/kh। ठीक, अब आप खुद सोचो, अगर KH को बढ़ाओगे तो KH को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, मतलब मोल फ्रैक्शन घटेंगे। KH के बढ़ाने पर ये व्युत्क्रमानुपात क्या बोलता है, अगर KH को बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन घटेंगे। तो मोल फ्रैक्शन को आपने क्या लिया था, सॉल्युबिलिटी, अरे ये तो मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी तो है x, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। और आप ये भी जानते होते बच्चों कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। अभी पढ़ा आपने इससे पहले वाला टर्म, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता द्रव में घटती है, तो KH बढ़ाने पर भी गैस की विलेयता घटती है या मोल फ्रैक्शन घटते हैं। तो इसका मतलब बच्चों हम एक रिलेशन बता सकते हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, KH के। अब आपके पास अगर NCERT बुक है उसमें नीचे टेबल दे रखी है T की और KH की, T बढ़ेगा तो बच्चों KH बढ़ेगा, तो T बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर और जब अगर KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी तो बच्चों गैस की विलेयता घटेगी द्रव में, ठीक है, ये बताता है। और जो बच्चों ये इक्वेशन है P बराबर KH जाए, ठीक है, ये बच्चों एक Y बराबर mx, मैथ्स वाले जानते हैं ये कैसे समीकरण है, y बराबर mx जो ओरिजिन से होके जाती होगी। तो देखो y एक्सिस पे क्या है P, x एक्सिस पे क्या है जाए, मोल फ्रैक्शन, और इसका जो स्लोप होगा बच्चों ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, तो स्लोप क्या होगा इसका KH। कभी कोई पूछ देता स्लोप क्या है, ठीक है, तो ये हेनरी का ग्राफ है बच्चों, छोटी चीज़ है। अब इसके ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ है नहीं बच्चों, ठीक है। अगर आपको थोड़ा स्पीड लग रही तो आपको स्लो करके देख सकते हैं। अगला है बच्चों हेनरी के नियम की सीमाएं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी के नियम की 2 सीमाएं बताएं, ठीक है। बच्चों जो हेनरी का नियम है ये केवल और केवल जो आपकी आइडियल गैस होती हैं, आदर्श गैस, उन्हीं पे वैलिड होती है, उन्हीं के लिए मान्य होती है। फिर भी बच्चों अगर कम दाब की प्रेजेंस में हम इनको जो वास्तविक गैसें हैं उनके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है बच्चों। दूसरा है बच्चों यह नियम उन गैसों पर ही लागू होता है जो विलायक में जाने पर उससे कोई रासायनिक अभिक्रिया न करे बच्चों, ठीक है, मतलब उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो उसमें घुल जाए लेकिन कोई रासायनिक अभिक्रिया ना करे। अगर वो घुल जाती है तो उन पर ये लागू नहीं होती। जैसे अमोनिया गैस है बच्चों, अमोनिया गैस को अगर बच्चों आप पानी में घोलोगे तो अमोनिया गैस है ये पानी में क्या करेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसी गैस के लिए ये मान्य नहीं होता है बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों तीसरा, यह नियम उन गैसों पर भी लागू नहीं होता है ना, जो विलायक में जाने पर क्या हो जाए, आयनाइज हो, जैसे HCl गैस है बच्चों। HCl को आप पानी में डालोगे तो क्या बनाएगी, H+Cl-। तो इनके लिए ये लागू नहीं होता है बच्चों हेनरी का नियम, ठीक है। तो ये 3 सीमाएं थी, आप 2 तो कम से कम याद कर लें। अगला है बच्चों हेनरी का नियम का अनुप्रयोग। देखो हेनरी का नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग है कि जितनी आपकी जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है, जितने भी आपकी ये शीतल पेय आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में इस नियम का पालन किया जाता है। हाई प्रेशर पे इन पे CO2 गैस भरी जाती है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट अनुप्रयोग तो यही है, ठीक है, CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो भरा जाता है हाई प्रेशर। दूसरा है बच्चों, ठीक है, अब मैंने लंबा चौड़ा लिखा हो, मैं इसको आप थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। दूसरा बच्चों कुछ क्या होते हैं जो समुद्री गोताखोर हैं, जो समुद्रों में जाते हैं बहुत नीचे तक, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। अब बच्चों जब समुद्र में बहुत नीचे जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, दाब बढ़ जाता है,
जब दाब बढ़ जाता है बच्चों तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, हवा तो है, और उसमें और गैसें रहती है, नाइट्रोजन। तो बच्चों जब दाब ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे शरीर में क्या जाते हैं, ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है, तो उसके साथ नाइट्रोजन भी चली जाती है ना। पर बच्चों जब वो क्या आता है, जैसे जैसे वो सतह की ओर ऊपर आता है, दाब कम होता चला जाता है। दाब कम हो जाता है बच्चों, तो जो ऑक्सीजन गैस है, N2 गैस है, तो वो बाहर निकलने बैठेगी कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं में क्या होगी, जैसे जैसे एकत्रित होने बैठ जाएगी तो क्या करेगी, बुलबुले बना देती है बच्चों, ठीक है, जिससे कोशिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, ठीक है। इस घातक बीमारी को क्या स्थिति को हम बोलते हैं बच्चों, बैंड्स, ठीक है, बैंड्स, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीजन ले आते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं बच्चों, हीलियम को मिला के ले जाते हैं, क्योंकि जो हीलियम है वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कम घुलनशील है, ठीक है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की गोताखोर ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर साथ हीलियम मिला के क्यों ले आते हैं, तो हीलियम क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कम घुलनशील है, या नियॉन, ठीक, तो वो क्या करती है, वो कम घुलेगी उसके साथ, तो हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, तो वो हीलियम नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो दूसरा उपयोग इसका, जो समुद्री गोताखोर है उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के ले जाते हैं, ठीक है, नहीं तो बुलबुले बन जाते हैं, जिसे बैंड्स कहते हैं। तीसरा है बच्चों, उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे केदारनाथ यात्रा पे बहुत सारे क्या करते हैं, डेथ हो जाती है। जैसे जैसे बच्चों हम हाइट पे जाते हैं, ठीक, तो O2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, जिससे वायुदाब ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, और रक्त में बच्चों ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, कम मात्रा में विलय होती है, क्योंकि दाब ही नहीं है तो ऑक्सीजन कम मात्रा में है, तो वैसे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। इससे क्या होता है बच्चों, शरीर कमज़ोर हो जाने बैठ जाता है, कमज़ोर सा लगने बैठ जाता है शरीर, ठीक। और जो इस तरह के जो यात्री होते हैं, जो ऊंचाई पे जाते हैं, अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, उनकी सोचने की क्षमता बच्चों क्या हो जाती है, समाप्त। इसको बोलते हैं बच्चों, इस लक्षण को एनोक्सिया, ठीक है। तो ये 3 सीमाएं थी, आप कम से कम 2 याद कर लें। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट रहता है बोर्ड में, हेनरी का नियम हो, या हेनरी के सीमाएं हो, या फिर हेनरी के अनुप्रयोग, ठीक है बच्चों। गृह कार्य आपको दे रखा है, आई होप आप इसको कर लेंगे। गृह कार्य में बच्चों आपको लिखना है हेनरी का नियम क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, सूत्र जो है इसको लिखना है, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की 2 सीमाएं और हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग बच्चों आपने लिखने। तो आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कल हम पढ़ेंगे लेक्चर में वाष्प दाब के बारे में, और वाष्प दाब से हम आगे चलेंगे राउल्ट के नियम, ठीक है। अब हम धीरे धीरे अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते बढ़ाते, ठीक, अब इसके बाद हमारे पास 3-4 टॉपिक बचेंगे, हम उनको धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक बच्चों। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि मैं उनको दोबारा से, मतलब अगर मुझे कुछ लगेगा उन संशोधन करने की जरूरत है, तो मैं उनको कोशिश करूँगा आपके लिए उनको वीडियो के माध्यम से आपको बता पाऊँ, ठीक है। और आप जितने भी बच्चे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक, वो दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दें, ठीक है। जो आपकी कोई जानने वाला हो तो आप इनको नोट्स को लिख के, इनकी PDF भी मैं दे रहा हूँ, आप इनको अपने नोट्स बना के और याद जरूर करें। ऐसा नहीं बच्चों सिर्फ फॉर्मेलिटी मत करना, है ना, कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं सिलेबस, दोबारा रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। सत्र कितना छोटा होने वाला है कुछ पता नहीं। तो बच्चों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।